माननीय मुख्य अतिथि के कार्यक्रमों द्वारा दीप प्रज्वलित हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। और भारतीय परंपरा का वैशिष्ट अर्थात दीप प्रज्वलन के साथ साथ आज के नाटक का विधिवत शुभारंभ हेतु अतिथि गणों से निवेदन करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय का प्रतीक, ज्ञान और आशा का प्रतिमान निष्काम कर्म, गीता का प्रतीक, विधेय जनक की तरह निर्लिप्त रहकर अपने कर्तव्य पथ पर स्थिर रहने की प्रेरणा देने वाले दीपक को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। सुन आवाज मेरे दीपक, मेरी गति को और मेरी मति को सदा जोड़ना राष्ट्रोन्नति से। एक बार जोरदार तालियां इस दीपक के लिए। हम दीपक को नमन करते हैं, वंदन भी है और हम इस दीपक को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अपने सभी अतिथियों का, सम्मानित दर्शकों का भी मैं आज के शिल्पी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। और अंगवस्त्र भेंट करेंगे परमात्मा जी हरिचंद पंजी और दीवान सिंह अधिकारी जी। और दूसरा पुष्पगुच्छ मैं अनुरोध करूंगा, आदित्य पांडे जी से कृपया आप मंच पर आए। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कमल जोशी जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे, हमारे सलाहकार। और कमल जोशी साहब को अंगवस्त्र भेंट करेंगे और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। अभी बैंकिंग सेवा से सेवानिवृत्त हुए आदरणीय हमारे श्रीवास्तव जी, मैं आपका भी हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां श्रीवास्तव सर के लिए। मनु, अरे कहाँ चला गया ये लड़का? मनु, मनु, कब ना? मनु, 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 नहीं कहाँ चला जाता है ये लड़का? मनु, अच्छा खासा परिवार है, घर, बच्चे, पत्नी, पर नहीं कभी सुनी है तुमने किसी की? अब झेलो, किसी लायक हो तुम। अब किससे झगड़ा वो ले लिया तुमने? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं झगड़ा करता हूँ? गलती हो गई। तुमसे किसने झगड़ा किया ये बताओ। भाई ठेकेदार बड़ा बेईमान और बदतमीज आदमी है। जब रेलवे उसे समय पर पूरा पैसा देती है तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो समय पर काम पूरा करे, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ? होना तो यही चाहिए। वही तो, लेकिन वो समय पर काम पूरा करता नहीं है, तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तुमने उस पर काम का दबाव बनाया और उसने तुम्हारी शिकायत तुम्हारे चीफ इंजीनियर से की। हाँ, लेकिन ये तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। इसमें बताना क्या है? हमेशा तो ऐसे ही होता आया है। तुम ईमानदारी से काम करते हो, तुम्हें काम में ढिलाई पसंद नहीं आती, और जब तुमने ठेकेदार को टोका तो उसको लगा कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। वो तुम्हारे चीफ इंजीनियर का सर चढ़ाए, ऊपर से लेके नीचे तक सब टैक्टफुल है और तुम टैक्टलेस, सीधे साधे। हाँ,
एग्नेस, नहीं होती मुझसे बेईमानी। तो फिर ये बड़बड़ क्यों? जब तुम्हें ऐसे लोगों से उलझने में मजा आता है तो ट्रांसफर का दर्द भी झेलना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये ट्रांसफर वाली बात तो मैंने तुम्हें बताई नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे उतरे हुए मुंह से। अरे जितने साल हमारी शादी को नहीं हो गए हैं उतने तो तुम्हारे ट्रांसफर हो गए हैं। चट पोस्टिंग पट ट्रांसफर। अच्छा, तुम्हारी डिप्टी चीफ गोयल साहब से कुछ बात नहीं हुई? चीफ इंजीनियर साहब को समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो तो उल्टा मुझे ही समझा रहे थे। कह रहे थे कि चीफ इंजीनियर साहब से माफी मांगू। अब जब मैंने कोई गलती ही नहीं करी तो मैं क्यों माफी मांगू? पता है, गोयल साहब भी बिल्कुल ईमानदार आदमी हैं, मेरी तरह। पर उनमें और मुझमें एक बेसिक डिफरेंस है। वो अपनी आंखों के सामने गलत होता देख कर भी कुछ नहीं कहते। मैं रिएक्ट कर देता हूँ। अब वैसा ही हूँ मैं। तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मैं तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता। बात खत्म। खत्म ना? तो चलो आप बताओ, कहाँ हुआ है ट्रांसफर? जम्मू। जम्मू? बाप रे, हमारे गाजियाबाद से इतना दूर? हाँ, जम्मू से उधमपुर तक रेलवे लाइन का काम हो रहा है। मेरे जैसे कई इंजीनियर वहाँ काम कर रहे हैं। अब मेरा ट्रांसफर भी वहीं हो रहा है। कब जाना है? कल सुबह की ट्रेन है। क्या? कल सुबह की ट्रेन है? तुम फौजी हो क्या? वॉर हो रही है बॉर्डर पर कि इधर ऑर्डर आया और उधर तुम चल पड़े? अरे तुम इंजीनियर हो, फौजी नहीं। कहा नहीं उनसे? ये ट्रांसफर नहीं है शारदा, मुझे मेरी ईमानदारी की सजा मिल रही है बस। जम्मू जाना है? कमाल करते हो। अरे जम्मू जाना है, गर्म कपड़े निकालने होंगे, शॉल, रजाई, कोट, कंबल, ऊनी मोजे, सब कुछ निकालना होगा। चलो हम लोग जल्दी से पैकिंग करते हैं। और चलो उठो, अब बताओ मुझे क्या क्या पैक करना है। चलो जल्दी से पैकिंग करते हैं। नींद नहीं आती है? किस बात की चिंता है तुम्हें? तुम लोगों को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा। तो छोड़ दो नौकरी। इतना आसान है क्या? नहीं, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। क्या खिलाऊं मैं तुम लोगों को? देखा जाएगा। एक दिन छोड़ ही दूंगा ये नौकरी और फिर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तब तक कहीं मैं पूरी ना हो जाऊं। मेरे बिना कितना रहना पड़ता है ना तुम्हें अकेले। मुझे भी और बच्चों को। पापा को लगता था कि उनकी बेटी की शादी एक ईमानदार इंजीनियर से हुई है, पर उन्हें क्या पता वो ईमानदार इंजीनियर एक बंजारा निकलेगा। अच्छा चलो तुम भी कपड़े पैक करो। क्या? हाँ, हम सब चलते हैं। और बच्चे? बच्चे भी? तुम इमोशनल हो रहे हो ना? हाँ, हो रहा हूँ। तो एक काम कर सकते हैं, तुम वहां जाकर फिर से किससे झगड़ा कर लेना, तो वहां से भी तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। बस तो फिर आ जाना हम लोग वापस। लेकिन क्या वो मेरा ट्रांसफर जम्मू से दिल्ली दोबारा करेंगे?
अगर उन्होंने मेरा ट्रांसफर जम्मू से कन्याकुमारी कर दिया तो? क्या? मेरे पीछे भी ऐसे ही हंसती रहना। इसका वादा नहीं कर सकती मैं। तुम रोगी तो मुझे पता चल जाएगा। कोई खुशी नहीं दे पाया तुम्हें सारा, अपने उसूलों की वजह से। तुम्हारे उसूल ही मेरी खुशी है विजय। तुम ऐसी क्यों हो? झगड़ा क्यों नहीं करती मुझसे? बदल क्यों नहीं देती मुझको? क्योंकि मैं तुमको बदलना ही नहीं चाहती। तुम जैसे हो इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी। और वो क्या कहते हैं, इसी पर्सनालिटी, इसी रूप को, तुम्हारे इसी तरह के होने को मैं प्यार करती हूँ। एक सिद्धि, अड़ियल, विजय, तुमको ना, तुमको रोना अलाउ नहीं। कहना तो आराम है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अलाउ है, पर ये कहने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे आ जाओ भाई, गेट खुला है। गुड मॉर्निंग सर। मैं भरत बिष्ट हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? पंछी भी आने वाले थे। वो पंजी एक्चुअली हमारा उत्तराखंड महोत्सव आने वाला है ना, उसमें व्यस्त हैं, तो आ नहीं पाए। यहाँ पे उत्तराखंड महोत्सव। बैठिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। चाय पिएंगे? चाय रहने दीजिए सर। अरे अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है भाई। पी लेंगे सर? ले आ। तो साहब का आदेश है कि आप जो दो का काम देखेंगे, सारा मिट्टी और पुल का काम आपके अंदर रहेगा। अच्छा, वैसे ये जो तो कितनी दूर है? लगभग 8 किलोमीटर। तो देखिए भरत जी, मैं यहाँ नया हूँ, तो जरा आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल सर। तो तय रहा, आज से मैं आपका असिस्टेंट। ये क्या कह रहे सर? मैं और महेंद्र आपके साथ तो रहेंगे। हम अपने काम के इंचार्ज तो हैं, मगर रिपोर्टिंग आपको करेंगे। इसलिए आप हमारे नहीं, हम आपके असिस्टेंट हुए। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। वैसे दो चेंजमैन भी आपकी जरूरत के अनुसार आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ये भी बात आपकी मैं मान लेता हूँ। आप कैसे आदमी हैं? अच्छे हैं, मतलब बाय नेचर। मगर उनको काम समय पर पूरा चाहिए, जरा भी ढिलाई पसंद नहीं। और जरा भी अगर उनके महकमे में कुछ ऐसे लोग हैं जो चमचागिरी करते हैं, उनको छूट मिल जाती है। तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता? सर आप भी कुछ मत कहिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। हाँ, जरा होशियार रहिएगा, किसी से पंगा मत लीजिएगा। मतलब अपनी आंखों के सामने गलत होता देख कर भी कुछ ना कहूँ। सर पहले लोगों को समझ तो लीजिए। वैसे आपका परिवार कहाँ है? मेरा परिवार देहरादून उत्तराखंड में है। तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो तो उनको वहीं रहने दिया। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ अकेले ही हैं? जी सर। वैसे ये जो जम्मू से उधमपुर तक रेल लाइन का काम हो रहा है, ये कब तक खत्म हो जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता सर। कहीं कहीं इस रेल लाइन को तवी नदी के किनारे किनारे भी ले जाने का प्लान है। अरे वाह, तवी नदी! मुझे भी तवी नदी से सैर करने का बहुत मन था। सर जब कहें तब आपको सैर करवा लेंगे। जब हम लोग शहर सामान लेने जाते हैं तो तवी नदी पार करके जाते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं। तो क्या वापसी में भी सामान लेकर नदी से जाना होता है? नहीं नहीं सर, वापसी में सामान होने के कारण टेम्पो पकड़ कर आते हैं। हाँ, ये बेहतर। चलिए चलते हैं साइड पर। गुप्ता जी तो मिलेंगे ना वहाँ? जी जी बिल्कुल मिलेंगे। चलिए सर।
अब्दुल साहब, अब्दुल। आता हूँ। अरे अब्दुल, आओ। इतनी रात को क्या हाल चाल? सब ठीक है ना? अब्दुल, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ कहा? कुछ बताओ। अरे जब तक तुम कुछ कहोगे नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? साहब, फातिमा। फातिमा, तुम्हारी बीवी ना? जी साहब। ये लो, पानी पियो। अब बताओ, क्या हुआ फातिमा को? साहब, बहुत दिनों से बुखार है उसे। तो तुमने उसे डॉक्टर को दिखाया? कैसे दिखाता साहब? जेब में 1 फुटी कौड़ी तक नहीं है। 2 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला। 2 दिन से घर में चूल्हा? तो तुम्हारे दोनों बच्चे फिरोज और साइबर ने 2 दिन से क्या खाया? कुछ नहीं साहब, बस बकरियों का दूध पीकर रह गए हम सब। लेकिन तुम तो अपने अब्बी और अम्मी के साथ रहते थे ना? हाँ साहब, मगर अब्बू अम्मी फातिमा को पसंद नहीं करते। उनकी नजर में गुनाहगार हैं। हमने प्रेम विवाह किया। तो तुम कहाँ रहते हो? मतलब कौन से गाँव में? साहब, वो उनके उस पार वो मझील गाँव है ना साहब, वो पहाड़ी पर, बस मैं वहीं रहता हूँ साहब। वो जो मेन रोड के किनारे पड़ता है मझील का, वही? जी साहब, जी। एक मिनट। ये लो, ये पैसे रखो और फातिमा का किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाओ। साहब, ये रुपया मैं कभी नहीं लेता। अगर मुझे इतनी जरूरत नहीं होती थी। रख लो, तुमने मांगे थोड़ी है, मैंने इन्हें अपनी मर्जी से दिया। साहब, ऐसे बुरे वक्त में मेरे अब्बू और अम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया। आपने मेरा साथ दिया। आप फरिश्ता हैं साहब, आप फरिश्ता हैं। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक मामूली इंसान हूँ बस। तुम्हारी बीवी बीमार है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हारी मदद करूं? अब जल्दी उठो और फातिमा का किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाओ। उठो। आपको शहादत कौन? हेलो। अरे इतने तेज क्यों चिल्ला रहे हो? सुनाई दे रहा है मुझे। अरे मुझे लगा दिल्ली थोड़ा दूर है ना, तो तेज चिल्लाऊंगा तभी आवाज पहुंचेगी। ऐसा कुछ नहीं। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी। क्या कर रहे थे? मैं बस तुम्हें याद कर रहा था। सच? नहीं, झूठ। अब सच बोला तुमने। मुझे याद नहीं कर रहे थे, काम में बिजी थे। रात को 2 बजे मैं कौन सा काम करूंगा? तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, क्यों याद कर रहे थे? शादा, जब कोई किसी से प्यार करता है
तो एक अजीब से एहसास से सराबोर रहता है। कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए, ये प्यार का एहसास उसके वजूद को भीतर तक भिगोए रखता है। तो अब इंजीनियर साहब कभी बन गए हैं? किससे प्यार हो गया जनाब को? जरा हमें भी तो पता चले। है एक सुंदर सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी लड़की। लड़की? हाँ, लड़की। क्या नाम है उस लड़की का? बूझो तो जानो। अच्छा कुछ क्लू तो दो। ऐसा अच्छा सा नाम है उसका। ऐसे? ऐसे क्या हो सकता है? सरस्वती? सरस्वती? हाँ, सरस्वती। सरस्वती का नाम तो शारदा है। तुम चौंक गए ना? मुझे लगा सरस्वती तो यहाँ जम्मू में है। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? अब मारूंगी। बच्चे कैसे हैं? कैसे होंगे? तुम्हारे बिना यहाँ सब उदास रहते। हेमा तो हर वक्त उदास रहती। कभी कभी तो रोने लगती है। मुझसे जिद करती है कि उसको तुम्हारे पास ले जाए। देखना शारदा, एक दिन छोड़ ही दूंगा ये नौकरी और तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा ये बताओ, खाना तो ठीक से खाते हो ना? टिपिकल बीवियों वाले सवाल भाई। अरे बताओ ना। हाँ खाता हूँ। यहाँ मेरे दो अच्छे मित्र बन गए, भरत बिष्ट और महेंद्र केलाकोटी। अच्छे साथी हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। चलो ये तो अच्छा है। अच्छा कुछ दिन के लिए घर क्यों नहीं आ जाते? अभी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा काम है यहाँ। कल सुबह भी जल्दी ही निकलना है। ओह, तो फिर तुम सो जाओ, वरना नींद नहीं पूरी होगी। ठीक है। तुम्हारे हाथ तो तप रहे हैं। बुखार बहुत तेज है। तुम्हें दवा की बहुत जरूरत है। दवा कहाँ से आएगी? 2-4 दिन में बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। 2 दिन तो हो ही गए, 2 दिन और सही। ये बुखार अपने आप ठीक होने वाला नहीं है। मेरा बुखार भी दवा खाने के बाद ही ठीक हुआ था। तुम साहब से पैसे लेकर मेरे लिए दवा ना लाते तो मैं भी ठीक नहीं हो पाती। आज चौथा दिन, काम पर भी नहीं जा पा रही हो तुम। पहले मेरी वजह से और अब अपने बुखार की वजह से। सुनो, ये कड़े बेच देते हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। ये कड़े ऐसी मुसीबत के वक्त काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? सबसे वक्त तो बिक गए तुम्हारे। हमारी मुफलिसी की भेंट चढ़ गए। ये कड़े बचे हैं, बस इन्हें रहने दो। सब मेरी ही गलती। मुझसे निकाह करके अच्छी सजा भुगत रहे हो तुम। तुम्हारे अम्मी अब्बू फिर हमारी तकलीफों में हमारा साथ नहीं देते। हमारे बच्चे पोता पोतियों को पराया समझते हैं। चलो बच्चे मेरे, मैं पराई, और तुम तो उनका अपना खून हो ना। क्या वो इस मुसीबत में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? अगर तुम कहो तो मैं अम्मी से बात करूं जाकर, उनसे तुम्हारी दवा के लिए पैसे लेकर आऊं। अम्मी तो आई थी माँ, उन्होंने मुझे देखा भी था और वो दुखी भी थी। उन्होंने अब्बू
अब्बू को भी मेरी तबीयत का हाल जरूर बताया होगा, मगर लगता है अब्बू का दिल नहीं पसीजा। ऐसे में तुम्हारे जाने से कहने से भी कुछ नहीं होगा। जानती हो, ये सब गरीबी के कारण होता है। अगर हमारे पास भी पैसा होता तो अब्बू अम्मी हमें अपना लेते और हमारे बच्चों को भी अपना लेते। सेवर औरत के जिस्म को तभी अच्छे लगते जब उसका शौहर सलामत। अब्दुल, अब्दुल, अरे लेटे रहो। क्या हुआ इसे? बहुत तेज बुखार थे। इसका शरीर तो तप रहा है। तुमने इसे दवा दी? मैं इसके लिए दवा लेकर आता हूँ। नहीं नहीं साहब, आप तकलीफ मत कीजिए साहब, आप तकलीफ मत कीजिए। कैसी बात कर रहे हो? तुम बीमार हो तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। इसका ख्याल रखो। फातिमा, फातिमा, तुम कह रही थी ना कि जब खुदा भी तेरी और लाचार नहीं सुनता। देखा, भेज दिया ना उसने अपना बंदा। अल्लाह सब देखता है, अल्लाह सब देखता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आपको इंतजार करना पड़ा। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं। कोई बात नहीं सर, आप साइड से जल्दी निकल गए और मुझे लगा घर पर ही होंगे। मुझे पता नहीं था कि आप सामान लेने शहर गए हुए हैं। नहीं नहीं, मैं सामान लेने नहीं गया था। मैं तो बाजार गया था दवाई लेने। वो साथ में छोटा मोटा सामान भी लेता है। दवाएं? सर तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। अब्दुल की तबीयत थोड़ी खराब है। वो मैं 3 दिन से साइड पर जा नहीं पाया, ऑफिस में ही था। अब जब गया तो पता चला। हाँ, अब्दुल की पत्नी बहुत बीमार थी, शायद इसीलिए वो आ नहीं रहा होगा। नहीं नहीं, मुझे भी यही लग रहा था। यही देखने में उसके घर गया था। आप उसके घर गए थे? उस मजदूर के घर? वो मजदूर है तो क्या हुआ, है तो एक इंसान ही। और अच्छा ही हुआ कि मैं उसके घर चला गया। जब गया तो पता चला कि फातिमा की तबीयत तो ठीक हो गई है, अब अब्दुल की तबीयत खराब है। पहले फातिमा फिर अब्दुल। घर के हालात ठीक है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे। मैंने फातिमा से पूछा कि तुमने अब्दुल को कोई दवा दी? तो उसने नाम ऐसे मिलाया। कहाँ से दे? पैसे ही नहीं होंगे बेचारे के पास। ओह, तो आप दवा लेकर चले आए? हाँ। तो लाइए ये दवा मुझे दे दीजिए और मैं पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। जब देख कर आया था तो बड़ी खराब हालत थी उसकी। दिल में एक बेचैनी हो रही। देख लूंगा तो तसल्ली मिल जाएगी। वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे? कुछ अर्जेंट था क्या? नहीं सर, आप कल ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहे हैं, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा किया, बस इसीलिए आए थे। जी। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ अब्दुल के घर दवा देने। तुम मुझे वहाँ मझीन गांव तक छोड़ देना, ठीक है? सर एक बात कहूँ, इतने कम समय में आपसे एक लगाव सा हो गया। बड़े भाई की तरह लगने लगे आप मुझे। थैंक यू भरत। चलिए जीप से चलते हैं हम लोग। चलिए।
डिपार्टमेंट में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है, ये जानता हूँ मैं। या फिर इस दुनिया में ही ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं जो भी करता हूँ मुझे उससे खुशी मिलती है। एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है जब मैं करप्शन ना करूँ, बेईमानी ना करूँ, और इसी में मुझे मजा आता है। जिस ईमानदारी की तुम्हें सजा मिलती है उसे तुम सजा थोड़ी समझते हो, मजा आता है तुम्हें, है ना? सच कहूँ तो हाँ, मजा। बल्कि यूँ कहूँ कि तैयार रहता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका परिणाम भयंकर हो। कमाल हो तुम भी। लेकिन इन सब के बीच में कभी कभी लगता है कि मैं अन्याय कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे? टाइम नहीं दे पाता ना तुम्हें और बच्चों को, कभी भी ट्रांसफर हो जाता है और सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़कर चला जाता हूँ निश्चिंत हो। तो अब सोच रहे हो क्या ये सब? सोच नहीं रहा हूँ, बस यार एक अन्याय कर रहा हूँ। तो आज इंजीनियर साहब मेरे साथ न्याय करने के मूड में हैं। इसका मतलब तुम कल नहीं जा रहे हो, ठीक? तुम कहो तो ना जाओ, छोड़ दो ये नौकरी, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी सेल्फिश हूँ क्या? तुम्हें अपने लिए यहाँ रोक लूंगी? नहीं विजय, तुम्हारी अपनी जिंदगी, अपना वजूद और जिंदगी जीने का अपना एक अंदाज, वो सबको बांध लो? नहीं, मैं तुम्हारे पंखों को पौधार देना चाहती हूँ, उन्हें काटना नहीं चाहती। तुम्हारा अपना वजूद, उनको बांध लो, ये पाप मैं नहीं कर सकती। और वो कहते हैं ना, if you love someone, set it. If it comes back to you, it's yours. And if it's not, it never was. तुम ऐसे क्यों करती हो मुझसे इतना प्यार? एक साधारण आदमी से तुम ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही डिग्रेड करते हो। एक्चुअली ना तुम अलग हो, एकदम आसान। प्यार का कोई पैमाना नहीं, वरना पता चल जाता तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो कि मैं तुमसे। मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम खाना खा के आए हो क्या? पहले तुम बताओ, तुमने कुछ खाया? जब तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम्हारे बिना खाती हूँ क्या? पता है मुझे, इसी वजह से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो चलो खाना खा लो, बहुत रात हो गई। क्या बना है? तुम्हारा पसंदीदा राजमा। ओ वाह, खाते हैं। चलो आराम से सर। ये दवाई का लिफाफा यहाँ रखो। अब जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता है आपको आराम करना होगा। ये अलग मुसीबत आ गई, अब पड़े रहो कुछ दिन पहले। साइड में जब आपका पैर मुड़ा था और आपको तेज दर्द हुआ था तो मैं उसी टाइम समझ गया था कि पैर में आपकी गहरी मोच आ गई है। पता है भरत, ऐसे में फैमिली की कभी बहुत खलती है, बोरियत अलग होती है। सर कोई भी आपको जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कह दीजिएगा और मैं आ जाऊंगा। अभी तो आपका पैर में थोड़ा हल्की मोच है। अब्दुल तो है ही है कि आपके साथ 24 घंटे। 24 नहीं 24 घंटे नहीं, उसका भी अपना परिवार है, घर है। नहीं साहब, ऐसे कैसे? जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक घर परिवार कुछ भी नहीं। मैं यहीं रहूँगा, आपको दवा दे दूँगा, आपके लिए रोटियाँ बना दूँगा। चिंता करने की कोई बात नहीं सर,
मुझे लगता है अब्दुल पूरी समझदारी से सब कुछ संभाल लेगा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। हाँ, फिर मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको आधी रात को भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक फोन कर दीजिएगा और मैं हाजिर हो जाऊंगा। आधी रात को तो मैं सो रहा हूँ भरत। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। दरवाजा भेड़ देना। अब्दुल, तुम्हें दिन में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, रात में आ जाना, दिन में मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। नहीं साहब, ऐसे कैसे होगा? आपको बार बार बाथरूम जाना होगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, दवा भी खानी होगी, आप कैसे कर पाएंगे? मैं यहीं रुक जाता हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। साहब, मैं वैसे भी दिन भर बाहर साइड पर होता हूँ और रात में मुझे घर नहीं जाऊँगा तो कुछ बात नहीं होगी। मैं सुबह अपनी रोटियाँ लेने तो जाया ही करूँगा, मैं अपने बच्चों से भी मिल लिया करूँगा। और फातिमा बहुत समझदार है साहब, वो सब कुछ संभाल लेगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मुझे जरा लेटा दो। जी साहब। अब्दुल, जी साहब। ऐसे कैसे बैठे हो? जाओ अंदर से चादर ले आओ। नहीं साहब, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ ना, जाओ अंदर से चादर ले आओ। साहब, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ अंदर से चादर ले आओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। अरे साहब, आप फिर वहीं अब इसी में सो जाओ। टॉयलेट जाना है। आइए आराम से। आराम से, आराम से। दूर जी ऐसा ऐसे कैसे उठा रहे? सो जाओ। नहीं साहब, मैं यहीं क्या मतलब ठीक हूँ? साहब मेरी आंख लग जाएगी और आपको कुछ जरूरत होगी तो पता ही नहीं चलेगा। मैं आवाज दे दूंगा तुम्हें। साहब पिछली बार भी आपने मुझे आवाज़ दी थी, पर मैं सो रहा था, मुझे आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। आप अगर साहब ऐसे कैसे चलेगा, मैं यहीं रह जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ। अरे मैंने पिछली बार आवाज नहीं दी थी तुम्हें। क्यों साहब? तुम गहरी नींद में थे, मुझे लगा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इस वजह से मैं खुद ही कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं कैसे तुम्हारी आँख खुल गई। साहब आप मुझे
परवाह क्यों करते हो? तो मेरी इतनी परवाह मेरे अब्बू अम्मी ने भी नहीं की, इतनी और कितनी भी नहीं की। अगर आप मुझे जरूरत पड़ने पर नहीं जगाएंगे तो कैसे चलेगा? मैं यहीं बैठा रहूँगा। मैं तुम्हें जगा दूंगा। नहीं साहब, अब तो मैं यहीं बैठा रहूँगा, आप देखना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जगा दूंगा तुमको। अब सो जाओ। ठीक है साहब। साहब साहब जगा दूँगा। आराम से। पानी लिया? टाइम तो हो गया दवा का। तुमने घड़ी देखी थी क्या? नहीं साहब, आप दर्द से करा रहे थे तो मुझे लगा दवा देने से दर्द ठीक हो जाएगा, इसीलिए पूछा। और ये लिफाफा भी इसी जगह पर रखो। आराम से। अरे साहब मैं हूँ ना। आराम से। आराम से। तो कब है? बस आने ही वाली है साहब। देखो अब मेरा पैर भी थोड़ा ठीक हो गया, तो तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। साहब अभी ईद में 5 दिन है और 2 दिन में आपका पैर सही हो जाएगा, तब मैं फिर वो आऊँगा 2 दिन के लिए। ये भी ठीक है। बहुत दिन से साइट पर भी जाने का मन कर रहा है। चाय हो गई? आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग सर। हाँ भरत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। कल आपसे मिलने नहीं आ पाया तो सोचा सुबह सुबह आपसे मिलता चलो। साइट पर जा रहे हैं आप? हाँ सर, 1-2 दिन में आपका भी पैर ठीक हो जाएगा तो आप इस साइड पर चलिएगा। बिल्कुल। बहुत दिनों से घर पर बैठे बैठे बोर हो गए, अब साइट पर जा पाऊंगा। साहब मैं एक बात कहूँ, मैं कह रहा था कि वहाँ साइड पर आप अगर जाएंगे तो वहाँ जमीन शारदा, हेलो। कैसे हो तुम? आज तो घर पर ही होगे। हाँ, आज छुट्टी है ना। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, लोगों को आते जाते देख रहा था बरामदे में बैठकर। आज लोग बहुत खुश हैं, नए नए कपड़े पहने हैं सबने, और सब बागी बाहू की तरफ जा रहे हैं। बागी बाबू, ये क्या है? ये जम्मू में एक तरीके का समझ लो एक पार्क है। और बच्चे कैसे हैं? हेमा है ना, उसकी जो दोस्त है जोया, हेमा और धनु दोनों उन्हीं के घर में। अच्छा। जोया की मम्मी आके दोनों को ले गई। तुम नहीं गई? नहीं, मेरा मन नहीं हुआ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। कोई आया है। आजा भाई। अरे अब्दुल जी साहब। आप दोनों को ईद की बहुत
बाद में खाऊंगा। वैसे अब्दुल, फातिमा के कड़े ईद की भेंट चढ़ी गया आज? नहीं साहब, पूरी तरह ईद की भेंट नहीं चढ़े। मतलब? साहब, हम गरीब लोग हैं। कुछ मुसीबत ऐसी थी कि हमें गांव के काजी से 3000 रुपये कर्ज लेना पड़ा। बात ये हुई थी कि हम ईद आने तक उनके 3000 रुपये वापस कर दें, मगर पैसे ही नहीं जुटे। इसीलिए इसकी कड़े गिरवी रखने पड़े। सुनार की दुकान पर इसकी कड़े गिरवी रखकर 5000 रुपये मिले तो 3000 रुपये काजी साहब को चुका दिए और 1000 रुपये में हमारी ईद बन गई। कड़े गिरवी रखना तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे चाहने से सिर्फ छुआ है। अल्लाह की मर्जी। कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो कड़े वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं। साहब, वो मुझे सोने का कोई शौक नहीं है। वो बाजार में मिलते हैं ना नए नए डिजाइन वाले कड़े, नकली होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और सस्ते भी होते हैं। मैं वही खरीद लूँगी। मतलब तुमको अपने कड़े जाने का बिल्कुल भी डर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और अगर अब्दुल सुनार से कड़े न छुड़वा पाया तो? इसके कौन से कड़े आज तक मैं छुड़ा पाया, कौन से जेवर छुड़ा पाया। अब लगता है शायद कड़े भी चले ही जाएंगे। वैसे अब्दुल, मैं एक बात सोच रहा हूँ। जी सर। मैं सोच रहा था कि जिस सुनार को तुमने कड़े दिए हैं, मैं उसको 5000 रुपये देकर तो कड़े अपने पास रख लेता हूँ। जैसे वो कड़े तुम सुनार से छुड़ाओगे, वैसे मुझसे छुड़ा लेना। जब तुम्हारे पास 5000 रुपये होंगे मुझे दे देना और मैं कड़े तुम्हें वापस कर दूंगा। कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा होगा साहब। सुनार का तो ये धंधा है, जाने तो किसी को उठाकर बेच दे। और अगर आप जैसे नेक दिन इंसान के पास खड़े रहेंगे तो उनके खोने का डर भी नहीं रहेगा, है ना फातिमा? हाँ। तो तय रहा, कल सुबह ही हम लोग सुनार की दुकान पर चले। साहब, एक बार फिर से ईद मुबारक। तुमको भी मीठी ईद। आपकी मुबारकबाद से तो सचमुच हमारी ईद मीठी हो गई। बिल्कुल, मैं कल आता हूँ। सर, आप भी जल्दी तैयार भी होंगे? हाँ। अब मगर अभी तो ट्रेन आने में वक्त है। हाँ, लेकिन पहले अब्दुल के घर जाऊंगा ना। आप फिर अब्दुल से मिलने जाएंगे? हाँ, उससे बिना मिले कैसे जा सकता हूँ? सर, आपका जम्मू से दिल्ली ट्रांसफर होना आपके लिए तो अच्छा है, मगर हमारे लिए नहीं। ऐसा क्यों भाई? आपके बिना अच्छा ही नहीं लगेगा और काम करने का मन भी नहीं करेगा और वो जोश भी नहीं रहेगा सर। ऐसा नहीं है भाई, हमारी फैमिली भी हमें बहुत मिस कर रही है। सर, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऊपर से कोई आदेश आ जाए और आपका तबादला रुक जाए। अरे नहीं भाई, मेरी फैमिली हमें बहुत मिस कर रही है। तुम लोग भी यहाँ मेरी फैमिली हो, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस बीच परिवार का ना होना बहुत खराब था। फैमिली तो फैमिली है सर, और हम का। ऐसा नहीं है भरत, तुम भी मेरी फैमिली हो। मुझे लगता है कि कोई भी कितनी इम्पोर्टेंट बात क्यों ना हो, मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ। इसी वजह से मेरा तुमसे अलग बॉन्ड बन गया है। सर, जिंदगी भी अजीब है, अनजान लोगों को मिलाते रहती है बिना किसी फीलिंग के। जब हम मिलते हैं तो रिश्ते गहराई तक पहुँचते हैं। ऐसा लगता है अब इस दुनिया में दोस्त और साथी कभी न छूटे, तो एक बार में दूर कर देती है और एक दर्द साथ दे जाती है। ऐसा लग रहा है भरत, जैसे तुम मेरी फीलिंग्स को शब्दों में बयां कर रहे हो।
चलिए सर, मैं आपको अब्दुल के घर लिए चलता हूँ, फिर वहीं से स्टेशन छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ क्यों करोगे भाई, मैं चला जाऊंगा। सर इस तकलीफ में मजा आ जाएगा। मैं तो ये कहूँगा आप अपनी ढेर सारी तकलीफ मुझे दे दीजिए और इसी बहाने में आपसे मिलता रहूँगा। बिल्कुल, जल्दी दिल्ली आना, वहाँ पर तुम्हें शारदा से मिलवाऊंगा। सर मैं भूलने वाली चीज नहीं, अगले ही महीने दिल्ली आना हो, आपके ही घर पर रहूंगा। साहब, फातिमा चाय दियो। अरे नहीं नहीं, बस निकलूंगा। साहब, हम लोग तो स्टेशन तक आने ही वाले थे, आपकी ट्रेन का वक्त हो रहा है शायद। कोई बात नहीं, मैं ही आ गया तुम लोगों से मिलने। ये इसमें क्या है साहब? अरे खोल के तो देखो। साहब हम ये नहीं ले सकते, हमने आपके पैसे नहीं चुकाए हैं। कौन कहता है कि तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए? मैं खुद कहता हूँ, कब चुकाए मैंने आपके पैसे? देखो, जब मैं बीमार पड़ा था तो तुम 10 रातों के लिए मेरे पास रुके थे और मेरी बहुत सेवा करी। दिन में तुम्हें काम करने की तनख्वाह मिलती, लेकिन रात में नहीं। तुमने मेरी बहुत सेवा करी। 500 रुपये रोज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 दिन के 5000 रुपये होते हैं। इसी हिसाब से ये कड़े तुम्हारे हुए। साहब मगर वो तो मैं अपने मन से रातों को रुका करता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिसाब में तुम मुझसे जीत नहीं सकते। ले लो। वैसे भी मैं कुछ नहीं कर पाया तुम लोगों के, बच्चों को ईदी भी नहीं दे पाया। साहब कर्ज तो तुम्हारा है मुझ पर, जो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। साहब हमें छोड़कर मत जाइए साहब, नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। ऐसा मत करो, मैं नहीं जा पाऊंगा ऐसे। उठो। नहीं साहब, आपका भी अपना परिवार, बीवी बच्चे हैं, उन सबको आपकी जरूरत हमसे भी ज्यादा है। हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। नहीं नहीं, पैर मत छू। तुम्हारे घर में पैर छूना नहीं। आप धर्म से ऊपर है साहब। अच्छा मैं चलता हूँ, भरत बाहर मेरा जीप में इंतजार कर रहा है। बैठ रहा है। सुबह सुबह किससे मिलने जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ? अरे आज संडे है, तुम घर से दूर रह के ना कुछ ज्यादा ही वर्कaholic हो गए हो। पता है, जम्मू में भी ऐसा ही होता था। मैं काम पर निकल जाता था तैयार होकर, फिर रास्ते में याद आता था कि आज तो संडे है। फिर कभी मैं पुल के पास, कभी मैं नदी किनारे, और कभी कभी तो बाजार चला जाया करता था घूमने, और घूम घाम कर फिर वापस आता था। वहाँ तुम नहीं थी ना ये बताने के लिए कब संडे है कब मंडे है। अब मैं हूँ इंजीनियर साहब और आप घर आ चुके हैं। ये लो। हाँ, सेवैया, आज मीठी ईद है क्या? मीठी? अरे तुम इतने दिनों बाद आए हो, बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूँ। सुबह सुबह पूजा करके मीठी सेवैयों का प्रसाद चढ़ाया है, ये वही है। इसे देखकर मीठी ईद की याद आ गई, अब्दुल और फातिमा। मीठी ईद, अब्दुल, फातिमा, आखिर ये है कौन और कहाँ है ये सब? ये सब मेरे दिल में है और हमेशा रहेंगे। कुछ तो बहुत जरूरी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। सच तुम सुनना चाहोगी? हाँ, सच में। चलो, अब्दुल से शुरुआत करो। अब्दुल एक एंजल, एक फरिश्ता,
जो आसमान से जम्मू में सीमेंट के चादर वाले मेरे मकान में उतरा। उत्तराखंड महाप्रचार मंडल की प्रस्तुति मीठी आप सभी लोगों ने देखा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप सभी को इन पात्रों का परिचय करा दूं और मैं पुनः आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने बड़े प्रेम भाव से इस मीठी को देखा और गांधी जयंती के अवसर पर ये एक बहुत ही सुंदर खंडमंडल की प्रस्तुति। इसके लेखक थे डीएल गौर और नाट्य रूपांतरण प्रेरणा अग्रवाल और निर्देशन रोजी दुबे। एक बार जोरदार तालियां रोजी मिश्रा जी। अब्दुल मजूमदार आकाश राय, एक बार जोरदार तालियां आकाश जी के लिए। फातिमा अब्दुल की बीवी भूमिका गुप्ता, और संगीत संचालन रेखा और राहुल शर्मा जी का था और प्रकाश संचालन श्रीमती मिश्रा और लेखक सहित। तो पुनः मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए गंगा भटियाल मैं अनुरोध करूंगा कि रोजी दुबे जी के इस नाट्य प्रस्तुति और डायरेक्शन के उनको सम्मानित करेंगे। उत्तराखंड महापरिषद के मार्गदर्शक के कार्यक्रमों द्वारा मैं अनुरोध करूंगा कि तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोगों के कर कमरों से रोजी मिश्रा जी को मैं भक्त माध्यम से अनुरोध करूंगा कि बीच में आके अनुवाद को भेज जाए। आइए जंगल भट्टी से अनुरोध है कि आपको प्रतीक के लिए भेंट करेंगे। अंगवस्त्र भेंट करेंगे। परिणय दीदी आपसे अनुरोध है कि आप अंगवस्त्र भेंट करें और दोनों लोग आ जाए। अंगवस्त्र रोजी मिश्रा जी को। बहुत ही सुंदर नाट्य मंदिर आज उत्तराखंड महाप्रसाद मंडल के कलाकारों द्वारा और अहिंसक कारण सुनाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। मेरे कोटि नमन करते हैं और मैं दर्शन जी से कि हमारे मार्गदर्शक की दूर से आए हैं उनका माल्यार्पण करेंगे। गंगा भट्ट जी का और परिणय मैडम जी का और उनका आप एक माल्यार्पण करेंगे। हाँ परिणय दीदी का करिए स्वागत। एक बार जोरदार तालियां। आपका सहयोग और आपकी उपस्थिति गौरवमयी उपस्थिति के लिए हम और खुलबे मैडम का भी आप माल्यार्पण का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, आपकी गौरवमयी उपस्थिति के लिए। आदरणीय गंगा भट्ट जी के लिए वरिष्ठ समाजसेवी आपका भी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे पुष्पा बच्चन जी। पुनः मैं आप सभी का और अपने मुख्य अतिथि महोदय का और अपने सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि महोदय को कि वह हमारे कलाकारों को आशीर्वचन स्वरूप प्रदान करेंगे। एक बार महेश बाणी जी हैं और डीडी जोशी साहब है। जोशी जी आके आ जाइए, फोटो हो जाए। जोशी जी और श्रीमती जोशी जी के पे आ जाए प्लीज। देवश्री कुमार जी आ जाए, ग्रुप फोटो में आ जाए प्लीज। आइए सर आप आ जाइए। डीडी जोशी जी आप आ जाइए, कृपया मुस्कुराएं। आप नहीं है। अरे ठीक है ठीक है। अरे आप तो मैं पुनः आप सभी अतिथियों का, सभी दर्शकों का और
महोदय दोनों संपादक सह संपादक भी आ जाए, पाठक जी आइए, पुष्पा जी आ जाए, पूर्ण जी आप भी आओ यार, अरे आइए भाई, बिना फोटो लगेगा कैसे सुंदर करने की कृपा करें। और मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मानित अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय ऋषि सर को कि हमारे कलाकारों को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेंगे। उत्तराखंड महापरिषद बहुत ही और बढ़िया प्रस्तुति थी। मुझे लगता है मैं कहूँगा इस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो और दर्शक दीर्घायु और बढ़े, ताकि ये कल्चर को प्रमोट करने के लिए ड्रामा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है। लोगों का भी प्रोत्साहन बढ़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें और यहाँ इस हॉल में भी नाटकों का मंचन हो, इससे बढ़िया और ये ईमानदारी एक जरूरी चीज़ है। ईमानदार लोग इस तरह से परेशान होते हैं, वो भी इसमें ज़रूरत है, वो भी इससे क्लियर होता है। तो भी बहुत बहुत बधाई। हमको यहाँ एक धन्यवाद। श्री हरिचंद पंत जी को अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर आए और अतिथियों का पुनः आभार व्यक्त करें और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय का पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और वर्तमान से भविष्य तक के लिए जोड़ती है और क्षेत्र का काम करती है, तो उत्तराखंड दर्पण पुस्तक हम मुख्य अतिथि महोदय को संयुक्त रूप से भेंट कर रहे हैं। पुनः अतिथियों का